हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूं आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चैप्टर चल रहा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने बहुत सारे मशीन को डिस्कस कर लिए हैं एंड उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा। बिल्कुल सभी लेक्चर्स को बारीकी से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए अगर आप लोग कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही यूजफुल मशीन, दैट इज सिंपल स्क्रू जैक। सिंपल स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक का बहुत ही बेसिक सा मॉडल या फिर हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ओल्ड मॉडल होता है सिंपल स्क्रू जैक। अब के ज़माने में डिफरेंशियल स्क्रू जैक आ गया है, ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन आ गया है जहाँ पे हम लोग और भी कम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, हैवी से हैवी लोड को लिफ्ट करा सकते हैं। ओके, तो सिंपल स्क्रू जैक क्या है दोस्तों? एक ऐसा मशीन है जहाँ पे हम लोग कम फोर्स अप्लाई करके या फिर कम एफोर्ट अप्लाई करके हैवी लोड को हम लोग लिफ्ट कराते हैं, उठाते हैं। एंड इसका अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं तो हर एक कार में जो है एक स्क्रू जैक रखा जाता है। हर एक कार में, चाहे कार आपका छोटा कार हो या फिर बड़े से बड़े ट्रक हो, तो वहाँ पे स्क्रू जैक रखा जाता है। अब इसका काम क्या है, क्यों रखा जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि कार में एक एक्स्ट्रा टायर रखा जाता है, टायर गलत होगा, एक एक्स्ट्रा पहिया रखा जाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पहिया रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि चलते चलते अगर कार का कोई एक टायर पंक्चर हो गया या फिर कोई एक टायर आपका ब्लास्ट हो गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पहिया को निकाल के जो एक्स्ट्रा पहिया हम लोगों ने रखे हैं कार में उसको लगा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, टायर्स या फिर पहिया बदलने का जो प्रोसेस है, इसके लिए कार को उठाना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। कार को बिना उठाए हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो अगर खुद से हम लोग उठाएंगे कार को तो बहुत ही दिक्कत होगा। 3-4 आदमी मिलके आपका उठा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर वहीं पे ट्रक की बात करें, ट्रक को तो हम लोग 4-5 आदमी मिलके उठा नहीं सकते ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका स्क्रू जैक यूज़ करते हैं। स्क्रू जैक में क्या होता है, एक ही आदमी जो है सिर्फ कम से कम फोर्स अप्लाई करके वो एक ट्रक को भी उठा सकता है, ठीक है, एंड टायर को बदल सकता है, ठीक है। तो देखो 10 आदमी का काम अब अकेला आदमी कर सकता है इस मशीन के सारे, तो ये है इसका फ़ायदा। ओके, चलो अब इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह सा दिखेगा। हम लोग बात करेंगे सिर्फ सिंपल स्क्रू जैक के बारे में। जो डिफरेंशियल स्क्रू जैक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोग ऑटोमोबाइल के या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो फिर डेफिनेटली आपको डिफरेंशियल स्क्रू जैक एंड हाइड्रोलिक जैक ये सभी चीज़ें आगे जाके पढ़ना होगा, लेकिन हम लोग सिंपल चलेंगे हमारे सिलेबस के अनुसार। ओके, चलो सिंपल स्क्रू जैक बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग सा बेस होता है, इसका स्ट्रॉन्ग हैवी बेस होता है, लोहे का बना होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक कार का वजन यहाँ पे पड़ने वाला है, तो इसको तो मजबूत होना चाहिए। ओके, ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसको आप इजीली तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा बेस। एंड इसके ऊपर एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है, बिल्कुल नट जैसा अरेंजमेंट, जिसके अंदर जो है यहाँ पे थ्रेड कटा होता है, ठीक है, ऐसे थ्रेड कटा होता है। ओके, एंड इसके साथ एक हैंडल जुड़ा होता है, इसके साथ एक हैंडल जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है। एंड ये जो नट है, चलो इसको हम लोग स्पिंडल कह सकते हैं या फिर नट कह सकते हैं, इसको नट ही कहता हूँ मैं, या फिर स्पिंडल ही कहते हैं इसको। चलो ये स्पिंडल हो गया। ओके, इसके अंदर जो थ्रेड कटा है तो यहाँ पे एक स्क्रू जैसा एक ऐसा होता है, रखा जाता है ऐसे, इसमें होता है थ्रेड्स। इस स्क्रू में क्या होता है, थ्रेड होता है। ओके, ये हो गया नट, दिस इज द स्पिंडल एंड नट, ठीक है। एंड ये होता है हमारा स्क्रू जिसमें थ्रेड कटा होता है। एंड इसके ऊपर ऐसे लोड को रखने के लिए एक ऐसे अरेंजमेंट रखा जाता है। चलो हो गया, ये हमारा पूरा सिंपल स्क्रू जैक हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो अब ये जो स्पिंडल है या फिर इसको नट कहेंगे, ये जो नट है इसको हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं। मतलब ये देखो, ये जो बेस है, ये मेरा हाथ जो है ये मान लेते हैं ये बेस, ठीक है। एंड इसमें ये क्या रखा गया है, दिस इज द स्क्रू एंड ये है हैंडल। अब यहाँ पे ऐसे इसको अगर हम लोग घुमाएंगे
ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे ना ये आपका धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ठीक है। अगर उल्टे दिशा में घुमाएंगे तो वो धीरे 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 घूमते 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 वो नीचे आएगा। मतलब क्या, लोड को हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग लोड को ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रू जैक देखा होगा तो फिर डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपको समझने में उतना टाइम नहीं लगने वाला, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ठीक है ना। चलो, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे कैसे काम करता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो किसी गैरेज में जाइएगा, अगर किसी के पास कार है, ओके, तो उन लोगों के पास जाइएगा, स्क्रू जैक का फंक्शन देख के आइएगा, खुद से चला के आएगा, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। चलो, अगर प्रैक्टिकल करते हैं चीज़ों को तो और भी ज़्यादा ईजिली समझ में आता है। तो सिंपल स्क्रू जैक के बारे में कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं। आ सिंपल स्क्रू जैक is used to lift heavy loads up to a small height with the help of small effort applied to it। ठीक है। एंड ये जो स्क्रू जैक होता है दोस्तों, ये आपका इंक्लाइन प्लेन जैसा ही काम करता है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन जैसे काम करता है वैसे ही ये वर्क करता है। सिंपल स्क्रू जैक वर्क्स as an inclined plane works, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन वर्क्स। चलो, तो ये हो गया हमारा सिंपल स्क्रू जैक के बारे में। अब देखो, अगर इस हैंडल को हम लोग पूरा एक रोटेशन देंगे, एक बार ऐसे पूरा यहाँ से घुमाया, ऐसे घुमा के हम लोगों ने फिर वहाँ पे ऐसे ले गया, तो क्या होगा, जो ये जो स्क्रू है वो आपका वन पिच ऊपर जाएगा, इधर वो नीचे जाएगा। किस दिशा में घुमा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो एक बार रोटेशन पे वो एक पिच ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। अब पिच क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको थ्रेड दिख रहा होगा, तो दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज द पिच। दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज द पिच। तो ये उतना ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, ओके, ठीक है ना। चलो, तो ऑन वन rotation of the handle distance moved by the effort, तो एफोर्ट को हम लोग कहाँ पे डालेंगे, दैट इज द एफोर्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एफोर्ट को डालेंगे, तो एफोर्ट कितना होगा आपका 2 पाई एल। एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द हैंडल, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस मूव करेगा हमारा एफोर्ट जो हम लोग लगाएंगे, ओके। एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज इक्वल टू क्या होगा, पिच लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है। थ्रेड का जो पिच लेंथ है वो, इसको हम लोग स्मॉल पी से लिख लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस मूव बाय एफोर्ट 2 पाई एल एंड नीचे क्या होगा, पिच डिस्टेंस। इसको कैपिटल पी मत मानिए, ये है स्मॉल पी, दैट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिंपल स्क्रू जैक, ओके, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिंपल स्क्रू जैक। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल से आप लोगों को बता दिया। आप थोड़ा सा डीप में जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, ओके। तो इतना आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, बाकी मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। चलो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने लिख लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए एंड पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं।
चलो हो गया। अभी मैं जो स्क्रू है यहाँ पे उसको थोड़ा सा लार्ज करके ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज अ स्क्रू एंड इसका एक थ्रेड हम लोग लेंगे ऐसे, ये मान लेते हैं दिस इज द बेस, एंड यहाँ से एक थ्रेड ऐसे गया, ये ऐसे घूमेगा, ओके, एंड यहाँ से फिर एक ऐसे नया थ्रेड डेवलप होगा, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये जो थ्रेड है इसको अगर हम लोग इधर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा दैट इज अल्फा एंगल, एंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक दूसरा, इधर भी नीचे एक थ्रेड था, ठीक है, नीचे एक थ्रेड था, वो यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरा थ्रेड स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज पिच डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है पिच डिस्टेंस। अगर हम लोग मान लेते हैं द डायमीटर ऑफ द थ्रेड इज dm, थ्रेड का डायमीटर क्या है dm, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा बोलो, ये लेंथ कितना होगा, ये कितना होगा आपका, जितना एक थ्रेड को हम लोग खोलने से होगा वही होगा, मतलब एक थ्रेड का सर्कमफेरेंस होगा, ये हमारा इतना डिस्टेंस। जैसे कि ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो हमें थ्रेड कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर यहाँ से कट करके यहाँ से इसको काटेंगे एंड इसको हम लोग सीधा कर देंगे तो कुछ इस तरह सा मिलेगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बोलो, इसका जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, वो इतना डिस्टेंस होगा। एंड कैसे निकालेंगे, अगर हमें डायमीटर पता है तो हम लोग निकालते हैं कैसे, पाई डी, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पाई डी एम, ठीक है, बात समझ में आया, बेस का डिस्टेंस क्या हो गया, पाई डी एम, ओके। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल हमारा यहाँ पे बन गया है, एक ट्राइंगल जो है हमारा यहाँ पे बन गया है। तो इसको पॉइंट ए, इसको बी एंड इसको सी नाम देते हैं। तो ए बी सी ये एक ट्राइंगल मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बोले तो हाइट बाय बेस। तो हाइट क्या है, हाइट हमारा है बी सी अपन ए बी, तो बी सी क्या है बोलो, पिच, एंड ए बी क्या है, पाई डी एम। तो हमें मिला है tan अल्फा इजिकल टू, ये हमें मिल गया है, ठीक है, ओके, ये हमें मिल गया है। थ्रेड का यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाले हैं, ये वाला पिच के साथ इस बेस डिस्टेंस का या फिर एंगल का, थ्रेड एंगल का रिलेशन निकाले हम लोगों ने। थ्रेड के पिच के साथ थ्रेड एंगल एंड थ्रेड के डायमीटर का रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिए हैं। तो ये रिलेशन बाद में काम पे लगने वाला है, दैट इज वाई हम लोगों ने यहाँ पे निकाले हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पिच ऑफ थ्रेड एंड डायमीटर ऑफ द थ्रेड एंड द एंगल ऑफ थ्रेड, ओके, ठीक है ना। चलो, तो इतना आप लोग फटाफट से कर लीजिए। एंड आगे हम लोग अब क्या करेंगे, एफोर्ट निकालेंगे कि लोड को ऊपर ले जाने के लिए कितना एफोर्ट हमें चाहिए, ठीक है, एंड लोड को नीचे ले जाने के लिए कितना एफोर्ट चाहिए, वो हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हेडिंग लगाएंगे, एफोर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड effort required to lift the load, ठीक है, effort required to lift the load। तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि ये जो स्क्रू जैक है वो इंक्लाइन प्लेन जैसा ही काम करता है, जैसे इंक्लाइन प्लेन काम करता है वैसे वैसे ये हमारा काम करता है। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, एंड इस एंगल को हम लोग लिखते हैं थीटा एंगल, ठीक है। इस एंगल को क्या लेंगे हम लोग, थीटा एंगल लेंगे। यहाँ पे हमारा लोड रहेगा, दैट इज द लोड, ठीक है, एंड यहाँ से इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। एंड क्योंकि हम लोग इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट दिशा में काम करेगा। मान लेते हैं दिस इज म्यू एन, एंड एन क्या है, द नॉर्मल रिएक्शन, प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ये होगा एन, ओके, ठीक है ना। और क्या चीज़ छूट गया है, बोलो दोस्तों, अब और छूट गया है हमारा जो एफोर्ट है, ठीक है, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो छूट गया है। वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल हॉराइजेंटल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये हमारा ऐसे था, ऐसे हम लोग इसको घुमा रहे थे, तो हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हॉराइजेंटल अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हॉराइजेंटल पी को लगा दिया हूँ, जो कि बिल्कुल डायमीटर के सेंटर पे आपका एक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। चलो, अब इसका हम लोग एनालाइज करते हैं
एनालाइज करते हैं, कुछ इस तरह से एनालाइज करेंगे। तो ये जो है नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज एंगल ऑल्सो अल्फा, ये अगर अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, एंड इसका एक कंपोनेंट निकलेगा यहाँ पे W कॉस अल्फा, एंड इधर जो कंपोनेंट है वो निकलेगा W साइन अल्फा, एंड P का एक कंपोनेंट इधर निकलेगा, एंड इधर एक कंपोनेंट निकलेगा P कॉस अल्फा, एंड इधर जो होगा वो होगा P साइन अल्फा। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने कंपोनेंट निकाले हैं। अब कंपोनेंट निकालना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इसी सब्जेक्ट में शुरुआती क्लासेस में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एनालिसिस हो गया फोर्स का एनालिसिस। फोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स है उसका हम लोगों ने एनालिसिस कर दिए हैं। मोशन किस तरफ है बोलो, मोशन हमारा ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो उस तरफ है, दैट इज वाई फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट दिशा में लग रहा है। अब इसका हम लोग एनालाइज करेंगे along द प्लेन। ठीक है, प्लेन के along हम लोग देखेंगे, मतलब इस प्लेन के बराबर कितने सारे फोर्स लग रहा है उसका हम लोग देखेंगे। ओके, तो एक तरफ लग रहा है P कॉस अल्फा इजिकल टू, दूसरी तरफ क्या लग रहा है W साइन अल्फा प्लस म्यू एन। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। ओके, ये हमारा पहला हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक तरफ लग रहा है आपका P कॉस अल्फा एंड दूसरी तरफ दो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है, इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल होगा, तो हम लोगों ने इसको इक्वल कर दिया। ओके, अब हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर दो फोर्स लग रहा है, दो तरफ दो फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक तरफ तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एंड दूसरी तरफ ये आपका ये लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं N इजिकल टू P साइन अल्फा प्लस W कॉस अल्फा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। N इजिकल टू क्या होगा, ये हमारा ये होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर तरफ एक फोर्स लग रहा है एंड नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स मिलके इस फोर्स को बैलेंस करेगा। एंड इस केस में देखो, एक तरफ आपका P कॉस अल्फा लग रहा है एंड ये अकेला फोर्स इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू हमें पता चल गया है बाय पुटिंग n इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 पे अगर लिखेंगे तो P कॉस अल्फा इजिकल टू W साइन अल्फा प्लस म्यू के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, चलो मैं एक और लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग जो इसको लिख लीजिए, W साइन अल्फा प्लस P म्यू। अच्छा, म्यू को पहले लिखता हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा, म्यू P साइन अल्फा प्लस म्यू W कॉस अल्फा। ओके, इतना हो गया। ठीक है, अब P इधर है, इधर P है, तो इस P को आप लोग इधर ले आइए, P कॉस अल्फा माइनस म्यू P साइन अल्फा। ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, W साइन अल्फा प्लस म्यू W कॉस अल्फा। ओके, इधर से P कॉमन लेना है, इधर से W कॉमन लेना है, तो P कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, इधर रहेगा W कॉमन एंड साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ओके, चलो अब P का हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम लोग एफोर्ट निकाल रहे हैं ना, तो एफोर्ट बोले तो P हम लोगों ने निकाले हैं। P ऐसे हो गया P, तो ये इधर रहेगा W एंड साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, ये हमें मिल गया एफोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, फ्रिक्शन में हम लोगों ने म्यू का वैल्यू पढ़ा था, व्हाट इज द म्यू क्या होता है दोस्तों, म्यू इज इक्वल टू 10 फाई। ओके, अब फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वेयर फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का जिक्र है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, P इजिकल टू
W एंड म्यू की जगह पे अगर हम लोग क्या लगा देंगे, tan phi, एंड tan phi को हम लोग और भी छोटा सा कर लेते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं। tan phi को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan बोले तो क्या, साइन बाई कॉस एंड यहाँ पे जो एंगल है वो फाई। ठीक है, तो म्यू की जगह पे हम लोग अब साइन फाई बाई कॉस फाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे म्यू है वहाँ पे वो चीज़ हम लोग लगा देंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन फाई बाई कॉस फाई इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे कॉस अल्फा माइनस साइन फाइव बाई कॉस फाइव इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ओके, इसको मैं फ्रिक्शन पे करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये वाला पार्ट इंक्लाइन प्लेन को मैं ऑलरेडी फ्रिक्शन पे करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई कराएंगे तो क्या होगा, ये बन के क्या आएगा हमारे पास, ये हमारा tan के फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा कि ये आपका बन जाएगा साइन, W तो रहेगा ही, साइन अल्फा प्लस फाइव बन जाएगा ये, नीचे ये कॉस अल्फा प्लस फाइव बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहा, P इज इक्वल टू W एंड साइन बाई कॉस 10, एंड ये दोनों एंगल सेम है, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे अल्फा प्लस फाइव। ओके, तो P इज इक्वल टू W 10 अल्फा प्लस फाइव हमारा निकल गया द एफोर्ट। ओके, एफोर्ट। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो एफोर्ट हम लोगों ने निकाले हैं, P वाला एफोर्ट, ये हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं, ये हम लोग लगा रहे हैं एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्रू। ठीक है, स्क्रू के सेंटर पॉइंट पे, जैसे कि हमारा स्क्रू ये था, ठीक है, ऐसे थ्रेड वाला था, तो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, लोड बोलो, एक्चुअल पे हम लोग लगाते हैं एक हैंडल के माध्यम से L डिस्टेंस पर। ठीक है, L डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं P एक्चुअल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, P एक्चुअल। ओके, तो वो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो हम लोग वही लगाएंगे ना, ये वाला तो नहीं लगाएंगे। ओके, हम लोग सेंटर पे तो नहीं लगा सकते, हैंडल के माध्यम से ही लगाते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो अब देखते हैं। चलो, आप लोगों ने इतना अगर लिख लिए हैं तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को अभी पॉज करो, वीडियो को अभी रोको। ठीक है, एंड इसको लिखो पहले, देन उसके बाद कंटिन्यू करो। ओके, चलो, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। चलो, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं, P is applied on the center point of screw, but in actual we applied the effort on its handle। ठीक है, तो देखो हैंडल, एंड हैंडल पे हम लोग क्या लगाएंगे, PN फोर्स लगाएंगे। ओके, ये P हो गया, PN, या फिर कोई भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। सपोज PN एफोर्ट
अप्लाइड ऑन हैंडल, ठीक है, एंड एल इज इक्वल टू मान लेते हैं लेंथ ऑफ हैंडल, लेंथ ऑफ हैंडल, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट P, taking moment of P and Pn about center of screw axis, ठीक है, सेंटर ऑफ स्क्रू एक्सिस। ओके, चलो अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये हमारा कुछ ऐसा स्क्रू था, दैट इज द स्क्रू, ओके, स्क्रू, एंड ये हमारा ऐसे अरेंजमेंट था। यहाँ पे हम लोग जो है लोड लगा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे लोड, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कहाँ पे लोड लगाएंगे, यहाँ पे लोड लगाएंगे, दैट इज पी एन, एंड यहाँ पे हम लोग लगाते हैं पी। ओके, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया अभी अभी, वहाँ पे जो एफोर्ट हमें मिला वो हम लोग कहाँ पे लगाए थे, इस पॉइंट पे लगाए थे, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कहाँ लगाते हैं, हैंडल के दूसरे सिर में, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। तो हम लोग ये जो इस स्क्रू का जो बीच वाला एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में दोनों फोर्स का क्या निकालने वाले हैं, दोनों एफोर्ट का मोमेंट निकालने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो दोस्तों बोलो, ये होगा dm/2, dm इसका हम लोगों ने डायमीटर पकड़ा था, तो dm/2, एंड ये होगा आपका पूरा l, ठीक है, लेंथ ऑफ द हैंडल। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे इंटू l हो जाएगा, एंड इधर होगा p इंटू dm/2। तो p का वैल्यू हम लोग जानते हैं, व्हाट इज द p वैल्यू, p का वैल्यू है w इंटू 10 अल्फा प्लस 5, p का वैल्यू ये हो गया, इंटू क्या, इंटू हम लोग dm/2, ओके, dm/2, तो dm/2 इधर भी था इधर भी था, ओके, इतना तो हो गया pn इंटू l। तो pn का सिर्फ वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये होगा w dm/2l, एंड ये होगा 10 अल्फा प्लस 5, ठीक है, ओके, सॉरी ये 2 × 1 नहीं, ये 2l है, ओके, ये 2l है, ओके। अब इसको आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इतना तक तो हो गया आप लोगों का, इतना तक तो लिख लिया होगा, एंड उसके आगे हम लोग और भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और भी इसको एलाबोरेट कर सकते हैं। हमें 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ट्रिगोनोमेट्री पे हम लोगों ने करा है, तो इसको यहाँ से लिखता हूँ अभी w dm/2l, एंड ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा आपका 10 अल्फा प्लस 10 5 इंटू होगा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 5, ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसा, ठीक है, 10 का फॉर्मूला मैंने लगा दिए हैं, ओके। अब देखो, अब 10 अल्फा का वैल्यू हमें पता है, 10 अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने कब निकाला था, इस क्लास के शुरू में ही 10 अल्फा का वैल्यू निकाला था, p/πdm, ठीक है, एंड 10 फाई का वैल्यू क्या है बोलो तो म्यू, 10 फाई का वैल्यू म्यू, ये फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोगों ने फ्रिक्शन के साथ निकाला था इसको, म्यू इज इक्वल टू 10 फाई लिखा था ऐसे। तो उसको अब हम लोग रिप्लेस करके और भी एक स्टैंडर्ड वर्जन जो है और भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो है हम लोग इसको ला सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है अभी। ओके, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे, बिल्कुल ये सेम रहेगा, एंड dm/2l इंटू, इसको देखो 10 अल्फा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पिच बाई, दिस इज द पिच नॉट द फोर्स, ठीक है, ये p एंड ये p डिफरेंस, दिस इज स्मॉल p, दिस इज द पिच पाई dm, ओके, 10 अल्फा का वैल्यू प्लस ये 10 थीटा इज इक्वल टू म्यू, नीचे क्या रहेगा 1 माइनस पिच बाई पाई dm इंटू म्यू, ओके, इतना आप लोगों ने लिख लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो सिंपल रूप मिलेगा वो क्या मिलेगा बोलो, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा कुछ इस तरह से w dm/2l, अच्छा इधर अभी भी पानी है यार, नहीं तो लिखेगा नहीं ये,
2L एंड इधर मिलेगा हमें पिच माइनस पाई DM म्यू, नीचे रहेगा 1 माइनस पाई DM माइनस पाई म्यू, नहीं पिच म्यू, ठीक है, ये हमें मिलेगा। ओके, ये हमें मिलेगा। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। एंड यही वाला इक्वेशन सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, देखो ये प्लस था तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया फॉर द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। अभी अगर बात करें कि लोड को नीचे ले जाने के लिए कितना लगेगा, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ साइन चेंज कर लीजिएगा, यहाँ के प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे प्लस, इतना याद रखेगा, ठीक है। चलो मैं लिखा देता हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, चलो, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। एंड अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम लोग लोअर द लोड देखेंगे। लोअर द लोड को लोअर नीचे ले जाने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। चलो, इसको अभी यहाँ से चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, तो हम लोगों ने जो सिंपल फॉर्मूला लिखे थे WDM/2L इंटू क्या लिखे थे हम लोगों ने, पिच, ठीक है, हम लोगों ने लिखे थे पिच प्लस लिखे थे, तो यहाँ पे होगा माइनस म्यू पाई DM, ठीक है। एंड इधर हम लोगों ने लिखे थे पाई DM क्या होगा प्लस एंड पिच म्यू, ठीक है। दिस इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, ठीक है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड। समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ साइन का चेंज कर दिया। तब हम लोग ऊपर ले जा रहे थे लोड को, तो इतना एफर्ट लग रहा था, ठीक है। अब हम लोग नीचे ले जा रहे हैं, तो ऑपोजिट हो गया साइंस। ओके, ऑपोजिट हो गया साइन, जितने भी साइन है प्लस माइनस वो ऑपोजिट हो गया, बस काम हो गया हमारा, ठीक है ना। चलो, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा। पूरा डेरिवेशन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाए तो डेफिनेटली आपको ये सारे फॉर्मूला जो है याद रखना है, उसको वहाँ पे यूज़ करना है। ओके, ठीक है ना। चलो, अब अगर हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकालना आप लोग जानते हैं, एफिशिएंसी MA/VR, ठीक है, ये होता है MA/VR। एंड इसके लिए हम लोग MA निकालेंगे, VR तो निकालना सीख गए हैं। MA क्या है, लोड बाई एफर्ट, ठीक है। MA इजिकल टू मैकेनिकल एडवांटेज इजिकल टू क्या जानते हैं, लोड बाई एफर्ट। एंड VR इजिकल टू हम लोग इसके लिए जानते हैं, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है, वो भी आप लोग निकाल सकते हैं, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होगा आपका, आइडियल एफर्ट बाई एक्चुअल एफर्ट, ठीक है, आइडियल एफर्ट बाई एक्चुअल एफर्ट, ठीक है। इसको भी याद रख सकते हैं सिंपल स्क्रू जैक के लिए। तो आइडियल एफर्ट क्या होता है दोस्तों, W10 अल्फा, एंड नीचे क्या होता है आपका, आइडियल एफर्ट होता है W10 अल्फा, ओके, एंड नीचे होता है आपका एक्चुअल एफर्ट होता है 10 अल्फा प्लस 5। क्यों, अब आइडियल में ऐसा क्यों होता है, देखो एक्चुअल हम लोगों ने ऐसा निकाला था, ये वाला हम लोगों ने निकाला था W10 अल्फा प्लस 5। एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रिक्शन आपका रहता है, ठीक है, फ्रिक्शन रहता है। एंड आइडियल में क्या रहता है, फ्रिक्शन नहीं रहता है आप आइडियल में, तो हम लोगों ने इसलिए 5 को हटा दिया यहाँ से, तो हमारा ये बन गया क्या, दिस इज आवर एफिशिएंसी। तो यहाँ से W कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 10 अल्फा बाई 10 अल्फा प्लस 5, ठीक है, 10 अल्फा प्लस 5। ओके, ये है हमारा एफिशिएंसी। एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी का अगर बात करें
कि कब हमारा सिंपल स्क्रू जैक मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, तो वो होगा आपका कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू मैक्सिमम फॉर, इसको भी लिख के रखिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ओके, अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा बाई 5/2। ठीक है, ये कंडीशन अगर होता है, अल्फा का वैल्यू अगर ये वाला होता है, तो फिर डेफिनेटली हमारा जो मशीन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। ओके ओके, ठीक है ना। एंड एफिशिएंसी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या निकलेगा तब, 1 माइनस साइन 5 एंड 1 प्लस साइन 5। ठीक है, ओके, दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर्मूला। ठीक है, ये सिर्फ एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, दिस इज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एंड ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा। ओके, चलो दोस्तों, चलो चलो चलो, अब हम लोग क्लास को जो है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुली सिस्टम बात करेंगे। पुली के 3 सिस्टम होते हैं, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम, तीनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, एंड हमारा जो मशीन का जो टॉपिक है, सारे मशीन हमारा कंप्लीट हो जाएगा पुली को एंड करने के बाद। एंड बाकी जितने भी बचे हैं वो हमारे सिलेबस में है नहीं, और भी बहुत तरह के मशीन है दोस्तों, लेकिन हमारे सिलेबस में उतने सारे हैं नहीं। आगे जाके आपको पढ़ना ही है, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं तो फिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, बाकी ब्रांचेस के बच्चे क्यों पढ़ेगा। ठीक है ना, तो सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ते हैं बस। हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ बिहार एसबीटी बिहार जो है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एंड उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर वेस्ट बंगाल के सिलेबस की बात करी तो और भी 3 चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, डायनामिक्स मैकेनिक आपका अभी बाकी है, वहाँ पे हम लोग प्लेन मोशन की बात करेंगे एंड रोटेशनल मोशन, देन उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 क्लासेस में वो ख़त्म हो जाए, वो इसी दिसंबर में ख़त्म होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इधर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का जो है ऑलमोस्ट आपका पूरा हो चुका है इधर। तो इन सभी चैप्टर जो कि यूनिट कंप्लीट हो चुका है उसका हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। टाइम बहुत कम है तो एमसीक्यू अभी स्टार्ट कर देना होगा। ओके, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना जो पढ़ाई है बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल रखना। पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए, अभी अगर स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, स्टार्ट कर दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो फिर बाद में बहुत पछताना होगा दोस्तों, बाद में टाइम कम मिलेगा एंड पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।